चलिए बच्चों, तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग मीडियम पे डिपेंडेंसी जो फोर्स होता है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किए। इस वीडियो में जो है कुछ अच्छे सवाल करने वाले हैं और सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ने वाले हैं। तो लिखो, कुछ अच्छे सवाल हैं। देखो, यहाँ पे एक चीज बताने वाले हैं कि कूलॉम्स लॉ जो था, कूलॉम्स लॉ, उसका लिमिटेशन क्या है। कूलॉम्स लॉ लिमिटेशन, कूलॉम्स लॉ जो है वो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्जेज के लिए। दूसरा पॉइंट है कि ये जो कूलॉम्स लॉ है वो तब वैलिड है, वैलिड फॉर रेस्ट चार्जेज, जब चार्जेज क्या हो, रेस्ट। ठीक है ना। लेकिन ये जो है वैलिड है एक और कंडीशन के लिए। सुनो, इट इज वैलिड when a one charge is fixed and another charge is performing circular motion about fixed charge। समझ में आया? अगर एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज के अबाउट जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस दूर एक और Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज। अब एक Q1 चार्ज और Q2 चार्ज आराम से वैलिड है अगर रेस्ट पे है तब। लेकिन मान लो एक कोई चार्ज फिक्स है और अगला जो है चार्ज वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो होगा क्या, समझो। जैसे मान लो कि ए जो है चार्ज वो सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहा है, क्लियर हुआ? ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, समझो। एक क्यू चार्ज जो है जब भी ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, जब भी जो है, सॉरी, यहाँ पे बहुत पीछे आ गया। यहाँ पे थोड़ा सेटअप कर ले रहे हैं, पहले सेटअप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलो आराम से समझो। ठीक है, आराम से समझा। यहाँ पे है क्या, चलो देखो। यहाँ पे मान लो कि Q2 चार्ज जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे v वेलोसिटी से। तो Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच डिस्टेंस हमेशा क्या है, फिक्स है। तो अगर एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है, फिक्स डिस्टेंस के अबाउट अगर सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल में वहां पे हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एक सवाल करके देखते हैं, आराम से समझो। सवाल है हमारा कि ऐसे है सवाल, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये हमारा है y एक्सिस,
और ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारा है एक्स एक्सिस। और यहाँ पर एक क्यू चार्ज है और मास m है, ठीक है। क्यू चार्ज है, मास m है और इसकी रेडियस दी हुई r, और इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज जो है रखा हुआ है, और ए v वेलोसिटी से जो है ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब जो भी सवाल है पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। सवाल है फाइंड पहला ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्यू। दूसरा सवाल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्यू। और तीसरा सवाल है टाइम पीरियड ऑफ चार्ज क्यू। ये सवाल है, तो ध्यान से समझो। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज क्यू, तो एक बात बताओ यहाँ पे कि जैसे ही ए v वेलोसिटी से जैसे ही जाएगा ऊपर, तो एक क्यू चार्ज जो है क्यू चार्ज को धक्का देगा इधर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर। ध्यान से देखो कि ये जो है इसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है, सेंटर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। जब भी चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे जाएगा, मान लो चार्ज पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, तो इस क्यू चार्ज के पास वेलोसिटी होगा किधर, इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेकिन अभी भी सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, और फोर्स रिपल्सन का कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। अब बताओ कि रिपल्सन के कारण ये चार्ज जो है जाना चाहेगा बाहर, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको अपने डायरेक्शन में रखने के लिए अंदर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा। मतलब उस क्यू चार्ज को बैलेंस करके रखने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो है हमारा कौन सा फोर्स, वही सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, r नहीं r, ठीक है, बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m इंटू v²/r, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 कैपिटल Q है, Q2 स्मॉल q है, बाई स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू m इंटू v²/r। एक r से एक r कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, उसका रूट। ये हो गया हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू। मतलब उस चार्ज पार्टिकल के पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है कितना है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mr। अच्छी बात है। अगला सवाल है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, v परपेंडिकुलर अपॉन r। v परपेंडिकुलर कितना है, v परपेंडिकुलर है अपॉन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mr अपॉन कितना r। करो इसके अंदर, तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा कितना, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr3। mr3 हो जाएगा, अंदर जाएगा तो r स्क्वायर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा आ गया। तीसरा सवाल है टाइम पीरियड फाइंड करना। टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई ओमेगा। सब कुछ पता रहना चाहिए। ओमेगा कितना है, नीचे है, नीचे ओमेगा है तो ई वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr3 अपॉन कैपिटल Q स्मॉल q। तो ये हो गया हमारा क्या, टाइम पीरियड। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा सवाल किसका, जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसका, ठीक है ना, एक चार्ज के बॉल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो क्या, अगला सवाल है, आराम से समझो। अगला सवाल जो है SHM का सवाल है। सवाल क्या है समझो, यहां पर एक y एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर हमारा एक x एक्सिस है, ठीक है। यहां पर हमारा y एक्सिस है, यहां पर हमारा x एक्सिस है, ठीक है। यहां पे जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया हुआ है, ये माइनस x एक्सिस है, वो दिया है कोऑर्डिनेट -a,0, और यहां पर एक कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया हुआ है a,0 कैपिटल S।
और यहाँ पर सेंटर पे इस पे चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, इस पे भी चार्ज दिया है प्लस क्यू, और सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज क्यू है, मास m है, वो रेस्ट पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? रेस्ट पे, ऐसे इक्विलिब्रियम पे है। क्या है? इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है। अब हुआ क्या कि इस क्यू चार्ज को जो है, हम पहले ये बताओ कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। सवाल है कि एक क्यू चार्ज जो है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, सबसे पहले सवाल है। तो पहले ध्यान से देखो कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इस क्यू चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है कि इसको किस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है। अस्टेबल क्या होता है? अस्टेबल होता है कि अगर हम मान लो कि अगर किसी उसकी पोजीशन से अगर धक्का दिए तो फिर से जो है वो इक्विलिब्रियम की तरह आने का प्रयास करता है। फिर से अगर वो इक्विलिब्रियम के पास आने का प्रयास करता है तो उसको बोलते हैं स्टेबल पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको? स्टेबल पोजीशन। तो मान लो कि अगर हम क्यू चार्ज को धक्का दिए इसके लॉन्ग, पहले तो हमको ये सवाल है कि बताओ कि इज चार्ज पार्टिकल, क्वेश्चन है चार्ज क्यू स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है ना? ये सवाल है। तो अब ध्यान से देखो कि ये क्यू चार्ज स्टेबल है कि अनस्टेबल है, क्या ये हमको पहले डिस्कस करना है। तो हम क्या बोलें कि इसको डिपेंड करेगा कि एक्सिस पे कि किस अलोंग एक्सिस पे इसको डिस्प्लेसमेंट दिए। मान लो कि इस क्यू चार्ज को धक्का दिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स धक्का दिए। अब बताओ कि जैसे ही इसको धक्का दिए एक्स, तो ए वाला चार्ज का सेपरेशन मान लो क्यू हो गया। ए वाला डिस्टेंस कितना हो गया? पहले था ए, अब डिस्टेंस घट गया, हो गया ए माइनस एक्स। और ए वाला डिस्टेंस जो है अब चार्ज के बीच क्या हो गया? बढ़ गया, हो गया ए प्लस एक्स। ये पहला सवाल है, ठीक ना, इस क्वेश्चन का, ए प्लस एक्स। अब क्या होगा? सुनना ध्यान से। अब क्या होगा? जैसे ही ये डिस्टेंस जो है इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ गया, इस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो गया? घट गया। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज क्यू था, और नेट फोर्स कितना था? नेट फोर्स 0 था। क्यों? क्योंकि ए क्यू चार्ज जो है इसको धक्का देना चाह रहा था इधर, अब ए क्यू चार्ज उतना ही डिस्टेंस पे है तो धक्का देना चाह रहा था इधर, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो फोर्स दोनों इक्वल अपोजिट था, तो वहीं के वहीं था, नेट फोर्स 0 था। लेकिन जैसे ही इसको आगे थोड़ा सा धक्का दिए तो इस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो गया? घट गया, और इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ गया। अब एक बात बताओ कि फोर्स इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज तो सेम है, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब समझो, यहाँ पे आराम से समझो। अगर आर जो है बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आर अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस जो है उसके बीच का सेपरेशन बढ़ा है, देखो ए प्लस एक्स हो गया। तो ए वाला चार्ज जो था इस चीज चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा था इधर रिपल्सन का फोर्स 1 मान लेते हैं, ये क्या हो गया? घट गया, कम है फोर्स। अब ए जो क्यू चार्ज है वो इस चार्ज से डिस्टेंस कम है, इसलिए अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर चार्ज जो है इस चार्ज से डिस्टेंस घट गया तो इस पे फोर्स बढ़ गया, ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ पे समझो कि अगर एक क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या हो गया? घट गया। डिस्टेंस घट गया तो फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब ए चार्ज जो है इस पे फोर्स लगाएगा ज्यादा, ठीक है। मान लो इस चार्ज पे फोर्स लग गया F2। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि F2 ग्रेटर देन F1। वाई? क्योंकि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है। तो ए ज्यादा फोर्स लगा रहा है, कम फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स किधर है? इधर की तरफ। ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल जो है आएगा जाने का प्रयास करेगा अपने मीन पोजीशन पे। तो ये जो है हम एक्स एक्सिस के अलग अगर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये मीन पोजीशन पे जाने का प्रयास करेगा। मान लो वही चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर ले आए, यहाँ पे, तो ए चार्ज के इस चार्ज से डिस्टेंस कम हो गया और इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ गया, तो इधर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, इधर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल जाने का प्रयास करेगा इधर। मतलब चार्ज पार्टिकल जो है फिर से मीन पोजीशन पे आने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब है कि कौन सा पोजीशन पे हो? स्टेबल पोजीशन पे। जैसे मान लो कि एक क्यू, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये बाउल है, कटोरा, अगर हम इसको इधर धक्का देंगे तो फिर से वही आने का प्रयास करेगा, अगर इसको धक्का इधर देंगे तो फिर से वही आने का प्रयास करेगा। मतलब एक ऐसा पोजीशन है जहां पे फिर से वो मीन पोजीशन पे आने का प्रयास कर रहा है, तो ये स्टेबल है।
ठीक है, अस्टेबल है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर इसको धक्का दे दो ऊपर से, तो फिर से आएगा नीचे? नहीं, नीचे आ नहीं आ पाएगा। तो अस्टेबल और अनस्टेबल समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि जहाँ पे वो जो है मीन पोजीशन को फिर से रिपीट नहीं करने वाला, तो वहाँ पे अनस्टेबल, और जो मीन पोजीशन को फिर से रिपीट करता है वो स्टेबल। अब सुनो ध्यान से कि यहाँ पे क्यू चार्ज जो है इसको धक्का देगा इधर, अभी क्यू चार्ज देगा धक्का इसको इधर, ठीक है। तो ई एक्स एक्सिस के अलोंग कर धक्का देंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो कौन सा पोजीशन है? स्टेबल। और अगर हम, अब समझो, वाई एक्सिस के अलोंग देके देखते हैं धक्का, ध्यान से समझना, वाई एक्सिस के अलोंग धक्का देके देखते हैं। तो मान लो कि अगर एक क्यू चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर पहुंचा दिया वाई एक्सिस पे, यहाँ पे, अब होगा क्या समझो, होगा क्या, ध्यान से देखो। एक क्यू चार्ज जो है इस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर, लेट्स एफ, ई मान लो एंगल थीटा, और ई भी ई क्यू चार्ज जो है इस पे फोर्स लगाएगा किधर? इधर, रिपल्सन का, लेट्स ई भी थीटा होगा, सिमेट्रिक वाई। तो बताओ कि ए थीटा, अच्छी बात है, ए थीटा, ए 90, ई 90 माइनस थीटा, तो ई भी 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। एफ का एक इधर कंपोनेंट आएगा, अब एक एफ का इधर कंपोनेंट आएगा, एफ का इधर आएगा कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, अब इधर आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है। उसी तरह इधर पे आएगा, ये थीटा है तो इधर आएगा एफ का, ये भी फोर्स एफ ही है, एफ का कॉस थीटा, और ये आएगा एफ का साइन थीटा। अब ध्यान से देखो कि एफ का कॉस थीटा और एफ का कॉस थीटा कैंसिल होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और बच गया नेट फोर्स किधर? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स बच गया, तो ये चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ नेट फोर्स है, तो चार्ज पार्टिकल जाएगा कहाँ? ऊपर। फिर से जो है यहाँ से हम डिस्प्लेस किए थे ऊपर y, तो ये पार्टिकल फिर से नीचे लौट के आएगा? नहीं। तो y एक्सिस पे एक ऐसा पोजीशन है अनस्टेबल है। क्लियर हुआ? तो हम बोले क्या कि स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये डिपेंड करेगा क्या? एक्सिस, कि हम इसको किस डायरेक्शन में जो है हम फेंके हैं। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अब देखो दूसरा सवाल है इस क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट, दूसरा सवाल है कि क्वेश्चन है कि इफ a small q charge is slightly displaced along x axis के थ्रू जो है along slightly displaced कर रही है थोड़ा सा, then find time period of SHM, ठीक है। और प्रूफ करना है also proved SHM, पहले SHM प्रूव करो उसके बाद टाइम पीरियड फाइंड करो, also proved SHM, पहले एक काम करो उसके बाद एक फाइंड करो। लिखा गया सवाल, लिख लो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से एनालिसिस करवाते हैं। देखो यहां पर ये हमारा y एक्सिस है और यहां पर हमारा कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। अच्छी बात है। अब यहां पे एक बात बताओ कि चार्ज q था यहां पर, अब इसको हम डिस्प्लेस कर दिए किधर? x डिस्प्लेस कर दिए x, और चार्ज पार्टिकल आ गए यहाँ पर। अब पहले से चार्ज पार्टिकल दूर होता है, यहाँ पे q था, यहाँ पे q था, इसका कोऑर्डिनेट था -a,0 और इसका कोऑर्डिनेट था a,0। अब a जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? घट गया। a जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? घट गया। कितना हो गया? कम। यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन था इस q चार्ज से, कितना? a, अब हो गया x, तो हो गया e वाला डिस्टेंस a माइनस x। अच्छी बात है। अब इस q चार्ज से डिस्टेंस, यहाँ से सेपरेशन था कितना? a, अरे डिस्टेंस इंडिकेटिव बता रहा है कि x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है, डिस्टेंस तो यही ना रहता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस चार्ज से डिस्टेंस हो गया a प्लस एक्स। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे होगा क्या, कहानी समझो। यहाँ पे यहाँ पे जो क्यू चार्ज है और ए क्यू चार्ज है, इसके बीच का सेपरेशन क्या है? कम, तो इस पे फोर्स लगेगा ज्यादा। मान लो फोर्स है F1, ए क्यू चार्ज जो है इस पे क्यू चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इधर F1, इधर इस डायरेक्शन। उसी तरह ए क्यू चार्ज जो है वो इस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ F2। अब हम तुमसे पूछेंगे F1 बड़ा है कि F2, तो पिछले सवाल में बता दिए, पिछले सवाल में स्टेबल और अनस्टेबल बता रहे थे कि डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स क्या होता है? डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, और अगर फोर्स डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स क्या होता है? कम। ये बताया ना अभी तुरंत, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस क्यू चार्ज से इस क्यू चार्ज पे डिस्टेंस कम है तो फोर्स F1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे? F2 से, क्योंकि F2 फोर्स ज़्यादा डिस्टेंस के कारण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि F1 इज ग्रेटर देन F2। और अगर इधर नेट फोर्स ज़्यादा है तो चार्ज पार्टिकल जो है जाना चाहेगा किधर, इधर इधर, मतलब चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इधर दिए हैं और नेट फोर्स किधर है, इधर। नेट फोर्स कितना होगा पार्टिकल पे, तो नेट फोर्स होगा हमारा नेट फोर्स। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर लिख रहा है 20 न्यूटन का फोर्स और इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो नेट ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इधर की तरफ। कितना न्यूटन से, इधर की तरफ से, तो 20 माइनस 10। तो उसी तरह नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ा फोर्स में से छोटा फोर्स क्या करते थे, वेक्टोरियली घटा देते हैं। ठीक है ना, वेक्टोरियली घटा देते हैं। क्लियर हुआ ना। अब देखो यहाँ पर कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास कितना, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा, हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, फोर्स F1 कितना है सर, F1 कितना है, इधर की तरफ जो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक ना, F नेट F1 फोर्स कितना है, फोर्स का फॉर्मूला था K1Q2/r²। K1 इज Q2 कितना है, स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस, इस q और इस q के बीच में, यही ना फोर्स F1 है। डिस्टेंस कितना है, a माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर, माइनस F2 है Q/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें कॉमन कितना है, तो देखो कॉमन है KQQ इंटू ए जो है, ए टर्म ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a माइनस एक्स के पावर माइनस 2, माइनस ए टर्म ऊपर जाएगा तो बन जाएगा a प्लस एक्स के पावर माइनस 2। सबको इतना पता है। अच्छा, F नेट इज इक्वल टू KQQ इंटू, इसमें से a कॉमन ले लो, a कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, a का पावर माइनस 2 बाहर निकलेगा तो बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए उसका पावर माइनस 2। यहाँ भी a कॉमन ले लो तो बनेगा a का पावर माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन ए का पावर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ कि a का पावर माइनस 2 कॉमन है, तो KQQ इंटू ए का पावर माइनस 2 कॉमन ले लो तो बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए का पावर कितना, माइनस 2, माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन ए का पावर कितना, माइनस 2। ठीक है, तो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा KQQ इंटू, ये नीचे चल जाएगा a स्क्वायर इंटू, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि x जो था, x सवाल में दिया हुआ था कि x जो है वो हमारा स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट किए थे, अब अगर स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट किए तो x तो बहुत छोटा है, x बहुत छोटा होता है 1 से, बहुत छोटा मतलब 1 से छोटा है मान लो, तो 1 छोटा है सबसे, तो 1 से छोटा ही होगा। तो ये जो टर्म है वो a बड़ा था और ऊपर वाला छोटा है, तो इन टर्म जो है पूरा x/a 1 से तो छोटा ही आएगा, और 1 से छोटा आएगा तो हम बोले थे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में, पढ़ो याद करो कि 1 प्लस एक्स का पावर n हो तो लगभग इसको लिख सकते हो 1 प्लस n इंटू एक्स। ये मेरे थ्योरी वाले मैथमेटिकल टूल्स में जाकर देख सकते हो। तो ये माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 1 प्लस 2x/a, गुना हो जाता है, माइनस इसमें भी वही होगा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताओ, F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा KQ स्मॉल q/a स्क्वायर इंटू स्मॉल q है बेटा, ये हो जाएगा, देखो 1 और -1 कैंसिल, माइनस प्लस 4x अपॉन a। तो यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स आ गया, कितना नेट फोर्स आ गया, KQQ अपॉन a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई हो गया, इंटू कितना 4x, तो ऊपर हो जाएगा कितना, k की जगह पे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 4x अपॉन कितना a क्यूब, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना KQX अपॉन कितना, ऊपर हो जाएगा फोर्स F नेट हो जाएगा मेरे पास कितना, ऊपर हो जाएगा QQX अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ये हो गया। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या होगा, इस फोर्स नेट फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, समझो।
नेट फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू इंटू एक्स वेक्टर, लेकिन यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा माइनस। क्यों लगाना पड़ेगा? सुनो, क्यों लगाना पड़ेगा। देखो, इस क्यू चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को, स्मॉल क्यू जो चार्ज था इसको डिस्प्लेसमेंट दिए थे आगे की तरफ एक्स, और फोर्स, नेट फोर्स किधर है? इधर। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है। और अगर नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है अलग है तो हम बोल सकते हैं कि उनका जो डायरेक्शन है अपोजिट है। ठीक है ना, डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? यहाँ पे बताओ, नेट फोर्स डायरेक्शन है तो अपोजिट माइनस लगाएंगे एक्स्ट्रा। अब ध्यान से देखो कि नेट फोर्स जो है हम प्रूफ कर दिए माइनस के डैश इंटू एक्स। नेट फोर्स को हम प्रूफ कर दिए कितना? माइनस के इंटू एक्स फैक्टर। नेट फोर्स को हम प्रूफ कर दिए माइनस के इंटू एक्स फैक्टर। अब ध्यान से देखो कि अगर इस तरह के अगर हम प्रूफ कर देते हैं नेट फोर्स को, वो क्या करता है? एसएचएम करता है। क्या करता है? एसएचएम। तो ये तो मैथमेटिकली प्रूफ किया कि एसएचएम कर रहा है। क्या थ्योरेटिकली ऐसा सही बात है? नहीं, प्रैक्टिकली सही बात है। देखो, इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं। एक बात बताओ कि जैसे ही इस क्यू चार्ज पे जब यहाँ पे था, न धक्का इधर दिए थे ना इधर दिए थे, तो नेट फोर्स जीरो था, न चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था ना इधर जा रहा था, तो वहीं के वहीं था, इक्विलिब्रियम पे था। लेकिन जैसे ही इसको हम आगे दिए धक्का, थोड़ा सा आगे दिए, देखो समझो, यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ही चार्ज पार्टिकल आगे गया एक्स, तो इस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है वो घट गया, तो इधर का तरफ फोर्स बढ़ गया। बताओ कि इस क्यू चार्ज से डिस्टेंस इस चार्ज का क्या हो गया? घट गया, तो इधर की तरफ फोर्स बढ़ गया। ठीक है, फोर्स बढ़ गया, तो ये चार्ज पार्टिकल का स्पीड घटेगा 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 घटेगा, एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल का स्पीड जीरो हो जाएगा। अब नेट फोर्स इधर है मतलब एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स इधर है मतलब एक्सेलरेशन इधर है, तो चार्ज पार्टिकल जो है फिर से रिटर्न होगा और इधर जाना शुरू करेगा। इसका स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और यहाँ पे मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होगा? सबसे ज्यादा। अब क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल के पास इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो चार्ज पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, जैसे ही इसको इधर जाएगा तो इस क्यू चार्ज से डिस्टेंस घटने लगेगा। इस क्यू चार्ज से डिस्टेंस घटने लगेगा तो इसका तरफ से फोर्स बढ़ने लगेगा इधर की तरफ, और इसका फोर्स घटने लगेगा इधर की तरफ। तो ये वाला फोर्स बढ़ेगा तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा इधर की तरफ, तो इसका स्पीड घटेगा घटेगा घटेगा, फिर से इसका स्पीड जीरो हो जाएगा। फिर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर नेट की तरफ, नेट फोर्स इधर, तो चार्ज पार्टिकल फिर से रिटर्न होगा और इस पार्टिकल जाएगा जाएगा फिर से मैक्सिमम स्पीड के साथ, और ये पार्टिकल ऐसे 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 करने लगेगा। ठीक है, छोटा छोटा ऑसिलेशन करने लगेगा क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है, तो पार्टिकल जो है वो एसएचएम करने लगेगा। क्लियर हुआ ना? इस तरीके से। अच्छा, एसएचएम का नेट फोर्स एक्सेलरेशन कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स ये ना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एसएचएम के लिए। तो बताओ कि माइनस के इंटू एक्स प्रूफ कर दिए, तो फोर्स इज इक्वल टू आया कितना? माइनस क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यू इंटू एक्स। फोर्स की जगह पे लिखेंगे एम इंटू ए बराबर माइनस क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब इंटू एक्स। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? हो जाएगा माइनस क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब इंटू एक्स। अब बताओ, ये जो टर्म लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। ओमेगा स्क्वायर कितना है? ओमेगा स्क्वायर पता चल गया कितना? क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ए क्यू। तो ओमेगा बराबर हो गया, पता चल गया कितना? क्यू स्मॉल क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू। क्लियर हुआ? ओमेगा पता चल गया। कोई पूछे कि टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा पता चल गया कितना? इसको रिवर्स कर दो तो हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू पॉइंट कितना? स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। टाइम पीरियड पता चल गया। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जो है हम टाइम पीरियड निकालना सीख गए एसएचएम का चार्ज पार्टिकल के लिए। क्लियर हुआ? चलो, तो ये अच्छा सवाल था हमारे लिए। क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आया ना? चलो, एक तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको जो है ट्राई करना। ये हमारा वाई एक्सिस है, ओ सॉरी, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस देखो,
और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज है माइनस क्यू, एक प्लस चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज है क्यू माइनस क्यू, एक मास है एम। अब इसको ऊपर की तरफ एक धक्का दे दिए, छोटा सा नहीं है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ये वाई एक्सिस की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। हमको प्रूफ करना है, प्रूव्ड ऐसे जंप करेगा पार्टिकल। और पहला सवाल, दूसरा प्राप्त करना है फाइंड, पहला ओमेगा, दूसरा टाइम पीरियड। तो ये दूसरा सवाल का है, तो एक क्वेश्चन जो है तुम बना के ट्राई करना, ये डब्ल्यू है, ठीक है। चलो समझ में आया। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, वो है, सवाल नहीं है, थ्योरी है, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो देखो, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, समझो। सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमको जानना है। देखो आराम से समझो, जैसे मान लो कि कोई ये प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेज हैं। लेट्स यहाँ पे चार्जेज है Q1, यहाँ पे चार्जेज है Q2, यहाँ पे चार्जेज है Q3, यहाँ पे चार्जेज है Q4, बहुत सारा चार्जेज है, ऐसे ऐसे n चार्जेज है, n चार्जेज, ठीक है। और मान लो कि एक छोटा सा चार्ज है यहाँ पे स्मॉल q, तो एक Q1 चार्ज जो है ये Q पे फोर्स लगा रहा है, जरूर लगा रहा है, ये इस लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक Q2 चार्ज जो है, एक Q2 चार्ज ये भी फोर्स लगा रहा है कि नहीं, एक Q2 चार्ज जो है वो लगा रहा है फोर्स इधर इधर, ठीक है। एक Q3 चार्ज जो है ये भी फोर्स लगा रहा है कि नहीं, बिल्कुल लगा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स इधर। और उसी तरह Q4 चार्ज भी जो है फोर्स लगा रहा है उस स्मॉल q चार्ज पे, ठीक है ना, ऐसे। इस डायरेक्शन में उसी तरह nवें चार्ज जो है ये भी फोर्स लगा रहा है उस q चार्ज पर, और वो q चार्ज का वैल्यू कितना है, ऐसे ऐसे, बहुत सारा फोर्स लग रहा है, बहुत सारा फोर्स लगा रहा है, सारे चार्जेस जो है स्मॉल q पे लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, सारे चार्जेस जो है वो स्मॉल q पे लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा है ये F1 है, ये हमारा F2 है, ये हमारा F3 है, ये हमारा F4 है, और करते 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 बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेट्स Fn है, Fn फोर्स है। अगर हम नेट फोर्स क्यूब पे बात करें, नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यूब, ऑन चार्ज स्मॉल क्यूब, तो F नेट जो है वो बहुत सारा लग रहा है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस Fn, सारा चार्जेस फोर्स लगा रहा है। तो सबको क्या करो, वेक्टर सम कर दो, सबको क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। और यही वेक्टर सम जो होता है किसी एक चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका वेक्टर सम जो होता है वो इंडिविजुअल फोर्स के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्लियर हुआ, इसको क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यही है हमारा, और क्या है, क्लियर हुआ, यही हमारा सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। चलो एक सवाल करते हैं, ठीक है ना, इस पे जो एक सवाल करते हैं आराम से, इत्मीनान से जो है करना है सवाल को। जैसे मान लो कि यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है A, ठीक है। इस पे चार्ज है Q, इस पे भी चार्ज है Q, इस पे भी चार्ज है Q। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। सवाल है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
फोर्स ऑन एनी चार्ज Q। कोई भी चार्ज Q पे जो है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, बता देंगे, आराम से समझो। कोई भी चार्ज पे, अब कोई भी चार्ज पे चलेगा, ठीक है, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, कोई भी निकाल सकता है क्योंकि सारा चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस भी सबका सेम है। तो ध्यान से देखो, बना रहे पहले को आराम से समझो। बताओ कि इस, मान लो इस पे हम निकालना चाहते हैं, तो इस Q चार्ज पे लगाने वाला फोर्स क्या है आदमी, दो है। एक Q चार्ज जो है इसको अपने तरफ, इसको धक्का देगा इधर, प्लस चार्ज को क्या देता है, धक्का। तो C पे देख रहे हैं नेट फोर्स, तो A जो चार्ज है E Q चार्ज, इसको धक्का देगा, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स F से धक्का देगा। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। उसी तरह एक Q चार्ज जो है, एक Q चार्ज को धक्का देगा इसकी तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, आया समझ में। तो नेट फोर्स जो इसके बीच में होगा, इसे नेट फोर्स जो है इसके बीच में होगा, इन F और F के रिजल्टेंट। तो अगर हम C पर नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स कितना है, इस F और इस F का रिजल्टेंट है। तो बताओ कि E कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और B कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अच्छा, F होगा कितना, तो F होगा हमारा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है, A स्क्वायर। तो हमारा हो गया K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो फोर्स नेट जो है F का वैल्यू वो K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर है। हमको नेट फोर्स निकालना है, तो E 60 डिग्री, तो ये भी कितना, 60 डिग्री। नेट फोर्स निकालना है तो ए 60 डिग्री, तो ये भी कितना, 60 डिग्री। तो ये जो है हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन ए है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स अगर हम निकालना ही चाहते हैं तो नेट फोर्स का फॉर्मूला याद करो, दो फैक्टर का सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, यही होता है। तो अंडर रूट F1 भी F है उसका स्क्वायर, F2 भी S है उसका स्क्वायर, इंटू 2FF कॉस थीटा, थीटा कितना डिग्री से, 60 डिग्री। तो बताओ कि F नेट हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, देखो कितना, F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 का फिर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना, 3F स्क्वायर, 3F स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3F। तो हमारे पास नेट फोर्स आ गया किसी भी कॉर्नर पे, वो लगेगा √3 इंटू F, F कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो नेट फोर्स जो है वो C कॉर्नर पे इधर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, √3 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अच्छा, इस पे भी नेट फोर्स जो है ऊपर रेडियली ऊपर लगेगा, उसका भी वैल्यू होगा √3 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इधर भी लगा √3 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और इस पे भी फोर्स लगेगा नेट, ठीक है, इधर, ठीक है ना, इसके और इसके रिजल्टेंट, और होगा √3 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब तीनों जो है चार्ज पार्टिकल वो जो है भागना चाहेंगे, क्या चाहेंगे, भागना चाहेंगे। कुछ देर के बाद जो है देखो इधर भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो रिपेल करके जो है कुछ देर के बाद ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ समय के बाद इसके पास वेलोसिटी भी आ जाएगा ऊपर की तरफ, इसके पास भी, इसके पास भी, आगे चल के हम वेलोसिटी भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमको नेट फोर्स चाहिए था, निकाल लिए, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। एक और सवाल, आराम से समझो, इंतमितान से। सवाल है हमारा कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पर एक Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज, और यहाँ भी Q चार्ज रखे हुए हैं। सवाल है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन एनी चार्ज Q। कोई भी चार्ज Q पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, बता देंगे, क्या दिक्कत है, आराम से समझो। पहले हम नेट फोर्स का डायग्राम बनाते हैं। पहले एक Q चार्ज जो है वो इस चीज पर, Q चार्ज पे फोर्स लगेगा F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन का, इसको धक्का देगा, सही बात है।
एक क्यू चार्ज जो है इस क्यू चार्ज को इसको भी धक्का देगा इधर फोर्स एफ से, ठीक है, इसको धक्का देगा इधर, और भी कोई इस क्यू चार्ज पे लगाएगा फोर्स तो यस एक ई चार्ज जो है इस पे लगाएगा फोर्स इधर, ठीक है, ए चार्ज जो है इस पे लगाएगा फोर्स किधर, ऐसे, देखो ध्यान से, ओ सॉरी, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, सीधा कर लेना, ऐसे। लेकिन ई जो है एफ डैश होगा, क्यों क्यों एफ डैश होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है ए नहीं है, ए डिस्टेंस है √2a, 90 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही आ जाएगा। तो एफ डैश जो है और एफ जो है अलग अलग है, ई एफ जो है चार्जेस तो सेम है दोनों लेकिन डिस्टेंस अलग है, ठीक है, अच्छी बात है, देखो ध्यान से समझना आराम से। यहां पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, तो यहां पे देखो कि ई कितना डिग्री है 45 डिग्री, यहां पे कितना डिग्री 45 डिग्री, 90 बनता है तो ई 45 तो ई भी कितना 45, ई भी कितना 45, एफ का एक कंपोनेंट होगा एफ cos 45, एफ का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके इधर होगा एफ sin 45, उसी तरह इस एफ का ठीक है ना, इस एफ का एक कंपोनेंट जो होगा, देखो इस एफ का एक कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा पास एफ cos 45, लेकिन एफ का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट होगा इस एफ का, ई वाला एफ का, इधर एफ cos 45 इधर एफ sin 45, देखो एफ sin 45 और एफ sin 45 क्या हो गया कैंसिल, और नेट फोर्स आ गया इधर, नेट फोर्स आया इधर, नेट फोर्स है कितना, तो तुम लोग बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला कर सर नेट फोर्स 3 जने का है, नेट फोर्स है सर एफ cos 45, एफ cos 45 प्लस ऑफकोर्स एफ cos 45 और प्लस एफ डैश, एफ नेट इक्वल टू एफ कितना है, तो ए चार्ज और ए चार्ज के बीच का डिस्टेंस ए है तो एफ निकालेंगे के क्यू इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 प्लस इसके कारण भी वही है के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू एफ डैश है वही के क्यू इंटू क्यू, लेकिन डिस्टेंस अभी √2 है उसका होल स्क्वायर, यही ना है हमारा एफ डैश क्या था, एफ डैश जो है वो जो डायगोनली वाला जो डिस्टेंस है वो, तो बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे एफ नेट कितना हो जाएगा, थोड़ा रेड पेंस हो जाएगा, चलो नेट फोर्स हो जाएगा, ये 2 टाइप सिखल है तो 2kq स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस kq स्क्वायर बाई कितना 2a स्क्वायर, देखो ये √2 बार में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास kq स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बनेगा √2 प्लस 1/2, ये जो हमारा नेट फोर्स आएगा, ये हमारा नेट फोर्स आएगा, क्लियर हुआ, तो नेट फोर्स जो होगा ये होगा, ठीक है, इस पर क्लियर हुआ ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक और सवाल, चलो अच्छी सवाल है ध्यान से समझना कि यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो यहां पे चार्ज है Q, यहां पे चार्ज है Q और यहां पे चार्ज है Q, अच्छा बात है, और इसके सेंटर के बीचों बीच एकदम सेंटर पे, ठीक है ना, सेंटर के बीचों बीच जो है क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है, सेंटर के एक बीचों बीच एकदम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, स्मॉल q सेंटर के बीचों बीच, ठीक है, सवाल यही है, अब डिस्टेंस ए दिया है, इस सेंटर पे ये हमारा क्या है बीच में सेंटर, सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, Q पर बता देंगे, आराम से समझो, ध्यान से देखो, सेंटर पर है मतलब
सेंटर पे, इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज से डिस्टेंस और इस चार्ज से डिस्टेंस और इस चार्ज से डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है, सेम। ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर निकाल सकते हो, अभी हम निकालना नहीं चाह रहे हैं, मूड में नहीं है, छोड़ो उसको, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो कि उस पर हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से बनना, ध्यान से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो ए क्यू चार्ज जो है, ए क्यू चार्ज इसको धक्का देगा इधर, इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज एफ। उसी तरह ए क्यू चार्ज जो है इस क्यू चार्ज को धक्का देगा इधर, क्योंकि हमको स्मॉल क्यू पे देखना है फोर्स, इसलिए स्मॉल क्यू पे देख रहे हैं फोर्स। ए क्यू चार्ज को धक्का देगा इधर, और अगला क्यू चार्ज जो है इसको धक्का देगा नीचे की तरफ एफ, ठीक है, नीचे की तरफ एफ। ध्यान से देखो तो होगा क्या, ये टोटल 60 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री होता है, तो ये भी कितना 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री होगा। अब ई 30, तो ई कितना डिग्री, तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होगे सर 120 डिग्री, सही बात है, 120 डिग्री सही है, 120 डिग्री। तो ई हो गया तुम्हारा 120 डिग्री, कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। उसी तरह ध्यान से सुनो, उसी तरह यहां पर ई 30, ये भी कितना 30, ई 30, ठीक है, ई 30, ई 30, तो ये भी कितना ई 120, अब इधर भी बनेगा 120, अब यहाँ बनेगा 120, मतलब ऊपर जो है बन रहा है 120 डिग्री दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में बन रहा है 120 डिग्री का एंगल, मतलब ए डिग्री, ये जो है 60 डिग्री है, अब ये भी कितना है 60 डिग्री है। इस f का दो कंपोनेंट आएगा, f का एक ऊपर कंपोनेंट आएगा f cos 60, देखो ना f का एक कंपोनेंट f cos 60, एक आएगा f cos 60, दो को, f का दो कंपोनेंट आएगा f cos 60 और f cos 60, क्लियर हुआ कि नहीं, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं। ऑलराइट, देखो थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, यहाँ पे किस भी हो गया, ठीक है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 डिग्री 120 डिग्री है, ये 60, ये भी कितना 60, f का इधर कंपोनेंट कितना होगा f cos 60 होगा, और f का ये भी कंपोनेंट होगा f cos 60, सही बात है। लेकिन a वाला जो कंपोनेंट होगा f का, वो होगा हमारा f sin 60, और f का ये भी कंपोनेंट होगा हमारा कितना f sin 60, f sin 60 और f sin 60 इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर का फोर्स कितना है, ऊपर का फोर्स है हमारा कितना 2f cos 60, 2f cos 60 का मतलब कितना 2f cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना f, ऊपर की तरफ फोर्स है f, नीचे की तरफ फोर्स है f, तो इस नेट फोर्स कितना हो गया 0, मतलब सेंटर पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा 0 होगा, क्लियर हुआ ना, सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा 0। इसका मतलब है कि कोई भी अगर सिमेट्रिकल बॉडी हो, सिमेट्रिकल बॉडी जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, सेंटर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सेम हो, क्यू 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 क्यू, अगर कोई सेंटर पे पूछे तो ई जितना फोर्स लगेगा इधर, उतना जो फोर्स लगेगा इधर, इस पे उतना ही फोर्स इधर, नेट फोर्स अभी भी कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा 0। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई भी पूछे, ठीक है, कोई भी हेक्सागोन रहे, ठीक है, हेक्सागोन रहे, तो भी जो है नेट फोर्स कितना आएगा सेंटर पे, नेट फोर्स 0 आएगा, क्लियर हुआ ना, जब चार्ज सेम रहे तब, सिमेट्रिकल बॉडी हो चार्ज सेम रहे तब। कोई सर्कल रहे, सर्कल के सेंटर पे भी नेट फोर्स कितना होगा, सोई सिमेट्रिकल बॉडी रहे तो सिमेट्रिकल पे चार्ज अगर सेम रहे पूरा, और चार्ज सेम रहे तो अगर नेट फोर्स सेंटर पे अगर क्यू चार्ज रख दें तो नेट फोर्स कितना होगा हमारा 0 होगा, क्लियर हुआ, नेट फोर्स कितना होगा 0, नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा। ठीक है, चलो कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी रहे तो नेट फोर्स जो है सेंटर पे 0 होगा, चार्ज सिमेट्रिक रहे तो, क्लियर हुआ।
बोलो। चलो अगला सवाल है ऐसा, सवाल है कुछ इस तरह के कि मान लो, सवाल थोड़ा टफ है, ठीक है ना, सवाल टफ है। सवाल है कि यहां पर देखो, सवाल है ऐसा कि यहां पर एक प्लेट है, प्लेट ऐसे स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट है और इस पे सेंटर जो स्क्वायर प्लेट है इसके कॉर्नर पे जो चार्ज है कॉर्नर पे जो चार्ज दिया हुआ है वो क्यू दिया है, साइड का लेंथ ए दिया है, ठीक है। इससे एच हाइट ऊपर, इससे एच हाइट ऊपर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास m है, मास m है। अब सवाल है ए कि फाइंड द सवाल ए है कि फाइंड करो ए एच का वैल्यू, या सॉरी फाइंड द मास, मास नहीं है, फाइंड द चार्ज क्यू सो दैट इट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। क्यू जो है, इस पर क्यू कितना होना चाहिए, चार्ज कितना होना चाहिए ताकि एक क्यू चार्ज जो है इक्विलिब्रियम पे रहे, ये सवाल है। तो सवाल अच्छा है, बढ़िया सवाल है, करते हैं सॉल्व। पहले इक्विलिब्रियम पे रह कैसे सकता है ये समझो। देखो रह कैसे सकता है, तो रह सकता है ऐसे कुछ कि एक क्यू चार्ज जो है इस पे फोर्स लगाएगा ई डायरेक्शन में, ऐसे एफ। उसी तरह एक क्यू चार्ज, एक क्यू चार्ज ए वाला, ए कॉर्नर वाला, ए इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे बाहर की तरफ, इधर ये भी लगाएगा फोर्स एफ, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, अच्छी बात है। उसी तरह एक दो ठो कॉर्नर और हैं, दो ठो कॉर्नर और हैं, ए वाला कॉर्नर, इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इधर एफ। और एक और कॉर्नर है स्क्वायर का, ए वाला, ए इधर इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है, इधर क्लियर हुआ। इधर ए जो है इधर फोर्स लगेगा एफ इधर, ये चार डायरेक्शन में है। ए जो है इधर है, ए जो है बाहर की तरफ है थोड़ा सा, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। तो इस एफ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपस में सब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है ऊपर की तरफ कितना आएगा हमको नहीं पता, हम अभी दिखा रहे हैं करके, ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ऊपर की तरफ जो बचेगा वर्टिकल फोर्स, और इस m पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा किधर, नीचे mg। अगर ऊपर लगने वाला नेट फोर्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर लिया mg को तो बच जाएगा। तो बचने की वजह है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना। ओवरकम कौन कर सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ऊपर वाला फोर्स अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बराबर हो गया तो ये फोर्स जो है बच जाएगा, और नहीं बराबर हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
क्लियर हुआ ना? अच्छी बात है। तो ए डिस्टेंस कितना है? ए वाला डिस्टेंस है हमारा कितना? ये हो जाएगा डिस्टेंस √2a बाई 2, √2a बाई 2 हाफ होगा, टोटल होगा √2a, ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ए डिस्टेंस जो है हमको r' पता चल गया फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए। चलो हम दो ठो चार्ज बना रहे हैं, ध्यान से समझना, दो ठो चार्ज बना रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर h डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, आराम से समझो, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो चार्ज है वो इसको धक्का दे रहा है किधर? यहाँ पे धक्का दे रहा है इधर, F। ये जो है सीधा लाइन पे लॉन्ग है, थोड़ा तिरछा बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो चार्ज है ये इसको धक्का दे रहा है इधर, इधर, ठीक है। ध्यान से देखो कि ए थीटा, ए 90 माइनस थीटा, ऑफकोर्स ए भी कितना 90 माइनस थीटा। तो एफ का ई कॉम्पोनेंट आएगा एफ कॉस 90 माइनस थीटा, माने एफ साइन थीटा, और एफ का ई कॉम्पोनेंट आएगा इधर, वो हमारा आएगा एफ कॉस थीटा। उसी तरह इस एफ का सेम डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है। तो एफ का ए कॉम्पोनेंट जो है ए वाला वो आएगा फिर से वही 9 ई बी ई थीटा, ई 90, ई ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा, तो ई भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो एफ का ई थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। एफ का ई कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा, एफ का इधर कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा, और एफ का ऊपर कॉम्पोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, जो ऐड हो जाएगा। तो ये दो चार्ज की वजह से, एक ई चार्ज एक क्यू चार्ज। लेकिन वैसा ही इधर भी तो है, ये तो सेंटर था, वैसा ही दो ठो चार्ज इधर भी है, दो चार्ज इधर भी है, ऐसे, ठीक है ना। दो ठो चार्ज और है ऐसे, देखो ऐसे, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है। ए भी जो है इधर ऐसे फोर्स लगाएगा इधर इस पे ऐसे, और ई भी जो है इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ है एफ साइन थीटा, उसका भी इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला ही बचेगा एफ साइन थीटा। तो नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में एफ नेट ऊपर की तरफ है, वो है हमारा कितना 4f साइन थीटा, ठीक है, 4f साइन थीटा। अच्छी बात है। एफ नेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 4f कितना होता है? f होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, द Q स्मॉल कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, आर नहीं आर डैश का स्क्वायर, इंटू साइन थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है h अपॉन हाइपोटेनस कितना है आर डैश, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ यहाँ पे कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेटिव फोर्स तो निकाल रहे हैं, ऊपर की तरफ नेट फोर्स वो कितना है, और नेट फोर्स बराबर होना चाहिए किसके? mg के, तब ना mg के बराबर होगा तब ना होगा काम, नीचे के फोर्स लगेगा तब ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लिख दिया हमने, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको इरेज कर दो। देखो कि ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स है, ऊपर की तरफ जो लगने वाला नेट फोर्स है, अगर नीचे की तरफ लगने वाला नेट फोर्स के बराबर हो जाए, यानी नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज है और मास m है, और ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है AP, और नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है mg। अगर ऊपर वाला फोर्स जो है वो बराबर हो जाए mg के वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है फोर्स? 4 कैंसिल, कितना है 1/पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर डैश कितना है? तो ये डिस्टेंस था कितना a बाई कितना था, a बाई √2 था ना, a बाई √2। देखो ये √2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a बाई √2 डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a बाई √2 है। तो बताओ कि a बाई √2 है, तो a बाई √2 का a बाई √2 लिख रहे हैं यहाँ पे, गलत, यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो आर डैश कितना है, आर डैश है, देखो आर डैश है हमारा ई ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे? तो देखो आर डैश निकालने के लिए h² प्लस a बाई √2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट कितना, अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से a बाई √2 का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
ठीक है ना, इंटू साइन थीटा, इज इंटू उसका पावर कितना है, क्यूब ना, यहाँ पे क्यूब कर दिए, स्क्वायर है, आर डैश का स्क्वायर है, आर डैश एक और है, तो डायरेक्ट कर दो क्यूब, ठीक है, क्यूब ऊपर एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg, नीचे की तरफ का फोर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बताओ, क्यू एच अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट ए बाई 2 प्लस एच स्क्वायर उसका होल क्यूब इक्वल टू mg। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू एच अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसको गुना करो तो a बाई 2 प्लस एच स्क्वायर उसका पावर 1/2 लिखेंगे, पहले से पावर 3 है तो 3/2 हो जाएगा बराबर mg। हमको क्या चाहिए, हमको स्मॉल क्यू चाहिए था, तो स्मॉल क्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, mg पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a बाई 2 प्लस एच स्क्वायर का पावर कितना 3/2 अपॉन कितना क्यू एच। तो ये हो गया हमारा क्यू का वैल्यू। कितना चार्ज होगा, तो जो चार्ज है वो कहाँ रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, क्लियर हुआ ना, इतना चार्ज रहेगा तो वो कहाँ रहेगा, चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहेगा। आई होप तुमको इस समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल था, क्लियर हुआ ना, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर में जो है और भी जो है हम सवाल करने वाले हैं।